प्रायः आवश्यकता को आविष्कार की जननी माना जाता है और इसका सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में तब देखने को मिला जब इसरो द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का दूसरा सफल परीक्षण किया गया। जाहिर तौर पर ये इसरो के लिए बड़ी उपलब्धि थी, ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि थी। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम इसरो के हालिया परीक्षण को समझने की कोशिश करेंगे कि इस परीक्षण के दौरान आखिर किया क्या गया है। इसके अलावा हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं उन व्हीकल्स पर बात करेंगे और साथ ही जो हालिया लॉन्च हुआ है, जो हालिया परीक्षण हुआ है, उस परीक्षण के लिहाज से ये पूरा परीक्षण भारत के लिए और खासतौर पर इसरो के लिए किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसरो के हालिया परीक्षण के बारे में कुछ बुनियादी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो हाल ही में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का दूसरा सफल परीक्षण किया है। अब यहाँ पर दूसरा क्यों? क्योंकि इससे पहले भी साल 2016 में एक परीक्षण किया गया था। उस परीक्षण पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ विशेष ये है कि ये दूसरा सफल परीक्षण था और इस पूरे सफल परीक्षण के तहत भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया था और इसके जरिए इस पूरे लॉन्च व्हीकल को तकरीबन 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और वहां से उस पूरे लॉन्च व्हीकल को जमीन पर सतह पर छोड़ दिया गया। इसके बाद उसने स्वतः मामले को हाथ में लिया, अपने पूरा जो सिस्टम था और पूरे रास्ते को नेविगेट किया और रास्ते को नेविगेट करने के बाद जब सभी मानक पूरे हुए तो मानकों को पूरा करने के बाद ये जो पूरा रॉकेट था वो एक निर्धारित स्थान पर लैंड कर गया, निर्धारित स्थान पर ये सतह पर पहुंच गया। तो जाहिर तौर पर इसी वजह से, क्योंकि एक तो इसने सारे मानक पूरे कर लिए, इसके अलावा ये निश्चित स्थान पर इसने लैंड भी कर लिया, तो इसी वजह से इसरो द्वारा इस पूरे परीक्षण को एक सफल परीक्षण के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो ये तो परीक्षण की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सवाल उठता है कि हमने बात की कि इसरो द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसका परीक्षण किया गया था, तो ये क्या होते हैं इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को हम एक ऐसे लॉन्च व्हीकल के तौर पर देख सकते हैं, ऐसे लॉन्च व्हीकल के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं जिसे पुनः उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी एक बार से ज्यादा बार के लिए इन्हें उपयोग करने के लिहाज से डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा ये जो व्हीकल होते हैं ये पृथ्वी की सतह पर वापस आने में सक्षम होते हैं, यानी कि ये जो पूरे व्हीकल्स हैं, जो पूरा यान है, ये एक बार अगर अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद भी ये पृथ्वी की सतह पर वापस आ सकता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इसे एक से ज्यादा बार उपयोग किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर एक विशेष एक पहलू ये भी है कि अगर पूरे रॉकेट को एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता तो भी इस रॉकेट के कुछ हिस्सों का उपयोग अगले मिशन में किया जा सकता है, तो इसका कुछ ना कुछ उपयोग जरूर होता है। तो ये तो बात हुई रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की। लेकिन भारत में इसके इतिहास को जानने की कोशिश करें तो भारत में इसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसका पहला जिक्र हमें मुख्य तौर पर साल 2010 में देखने को मिलता है। हालांकि इसरो द्वारा तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इस पूरे अभियान को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है साल 2015 की। साल 2015 में भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को लेकर कुछ बात की जाती है, लेकिन उस समय भी इसरो द्वारा तकनीकी कारणों का हवाला दिया जाता है और मिशन कुछ समय के लिए टल जाता है। इस मिशन को टालने का एक बड़ा कारण ये भी था कि साल 2015 के आसपास इसरो के तमाम संसाधनों का उपयोग मुख्य तौर पर GSLV और GSLV MK3 के डिजाइन के लिए उपयोग किया जा रहा था। GSLV यानी जियो सिंक्रोनाइज्ड लॉन्च व्हीकल। तो ये जो लॉन्च व्हीकल है इसका उपयोग मुख्य तौर पर जो भारी सैटेलाइट्स होते हैं उन भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो जाहिर तौर पर इसरो द्वारा इस तरह के रॉकेट पर 2015 के आसपास ध्यान दिया जा रहा था ताकि भारत में जो कमर्शियल लॉन्च की क्षमता है उस क्षमता को और ज़्यादा विकसित किया जा सके। और इसी का परिणाम है कि बीते दिनों इसरो द्वारा बहुत भारी और बहुत बड़े रॉकेट को लॉन्च किया गया था।
तो ये भी इसरो के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन 2015 के आसपास जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स थे उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद बारी आती है साल 2016 की, और साल 2016 में इसरो द्वारा इस पूरे विषय को लेकर पहला सफल परीक्षण किया जाता है। इसरो द्वारा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का पहला सफल परीक्षण 23 मई 2016 को किया गया था। इस पूरे परीक्षण के दौरान इसरो ने एक रॉकेट का सहारा लेकर तकरीबन 1.75 टन के एक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को पहले अंतरिक्ष में छोड़ा, और इसके बाद वहां से उस पूरे व्हीकल को, उस पूरे यान को अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर छोड़ दिया गया। और पृथ्वी की सतह पर जब वो वापस आ रहा था तो तकरीबन उसकी जो गति थी वो 5 मैक के आसपास थी। अब ये कितनी होती है? इसका मतलब ये है कि जो रॉकेट की रफ्तार थी, रॉकेट की जो गति थी, वो ध्वनि की गति से भी 5 गुना ज्यादा थी। यानी जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा गति से ये ट्रैवल कर रहा था, और ट्रैवल करने के बाद, इतनी ज्यादा गति से ट्रैवल करने के बाद, ये पूरा अंतरिक्षयान बंगाल की खाड़ी में एक निश्चित जगह पर लैंड कर दिया गया, जो कि जो लैंडिंग साइट थी उस लैंडिंग साइट से तकरीबन 450 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। तो ये 2016 का पहला परीक्षण था जिसकी हमने पहले भी बात की थी। अब यहाँ सवाल उठता है कि जो 2016 का पहला परीक्षण था और जो 2023 का दूसरा परीक्षण है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है? तो दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि 2016 में जो परीक्षण हुआ था उस परीक्षण के दौरान रनवे कोई फिक्स नहीं था। उस पूरे परीक्षण में एक काल्पनिक रनवे पर जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल था उसे लैंड किया गया था। लेकिन जो हालिया परीक्षण है, जो 2023 का परीक्षण है, इस 2023 के परीक्षण के दौरान एक निश्चित रनवे था और इसी निश्चित रनवे पर रॉकेट को लॉन्च किया गया था। तो जाहिर तौर पर ये इसरो के लिए एक बड़ी उपलब्धि जरूर मानी जा सकती है। तो ये तो बात हुई रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर जो इसरो द्वारा हालिया लॉन्च किया गया है, इस लॉन्च को भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है और इस लॉन्च को इसरो के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उसकी बात करें तो हम जानते हैं कि जो लागत होती है, जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को अंतरिक्ष अभियानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों के तौर पर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया की जो बड़े तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, जो तमाम स्पेस इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर पर उन इंस्टीट्यूशंस द्वारा, उन कंपनियों द्वारा बिलियन डॉलर्स खर्च किए जाते हैं रॉकेट के निर्माण पर और रॉकेट को लॉन्च करने पर। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हैं, इनके माध्यम से लागत को काफी ज्यादा कम किया जा सकता है, क्योंकि ये जो लॉन्च व्हीकल्स, क्योंकि जो हमारे जो रॉकेट होते हैं, जो हमारे अंतरिक्ष यान होते हैं, उन यान्स में जो 80 से 87% लागत होती है वो तो केवल यान की संरचना के निर्माण में जाती है। तो ऐसे में अगर हम उस संरचना को वापस लेके आ जाएंगे, उसको रियूजेबल बना देंगे, तो रियूजेबल होने के माध्यम से हम किसी रॉकेट के निर्माण में 80% लागत को कम कर सकते हैं और जाहिर तौर पर इसके माध्यम से भारत को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके माध्यम से इसरो को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण हमें स्पेसएक्स के तौर पर देखने को मिलता है। स्पेसएक्स ने एक रियूजेबल रॉकेट बनाया है जिसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट, और इस रॉकेट के जरिए स्पेसएक्स कंपनी ने साल 2022 में तकरीबन 61 लॉन्च किए थे और 2025 तक स्पेसएक्स का लक्ष्य है कि इस पूरी संख्या को 100 तक ले जाया जाए। तो जाहिर तौर पर ये स्पेसएक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है और अगर इसरो द्वारा इस तरह की तकनीक विकसित कर ली जाती है तो जाहिर तौर पर इसरो को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेस के सेक्टर में भारत की ख्याति भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। भारत की जो गुडविल है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये तो भारत और इसरो के लिए लाभ की बात हुई। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर अगर हम दुनिया भर में अंतरिक्ष अभियानों को बढ़ावा देना है तो हमें जो अंतरिक्ष क्षेत्र की लागत है, जो लॉन्च करने की लागत है, जो रॉकेट बनाने की लागत है, उस लागत को कहीं ना कहीं कम करना होगा और इस पूरी दिशा में हम RLV यानी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के महत्व को कम करके नहीं देख सकते हैं। तो जाहिर तौर पर हाल ही में इसरो ने जो लॉन्च किया है उस लॉन्च को भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उस लॉन्च को भारत के अंतरिक्ष उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो हालिया परीक्षण हुआ है वो परीक्षण एकमात्र परीक्षण नहीं है। अभी इस पूरे विषय से जुड़े रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को विकसित करने से जुड़े बहुत सारे परीक्षण बाकी हैं। तो इसरो से ये उम्मीद की जा सकती है कि इसरो आने वाले समय में इस पूरे विषय को लेकर और ज़्यादा परीक्षण करेगा और एक बेहतर तकनीक विकसित करेगा ताकि भारत का जो अंतरिक्ष उद्योग है उसे और ज़्यादा बेहतर स्तर पर विकसित किया जा सके।
तो ये तो हुई आज के इस पूरे विषय की बात। अंत में अब इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और 250 शब्दों में आपको इसका जवाब लिखना है। हमारा सवाल है कि रियूजेबल लॉन्च व्हीकल भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। कथन की विवेचना कीजिए। यदि जाहिर तौर पर आपको बताना है कि इसरो द्वारा जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल विकसित किया जा रहा है वो व्हीकल किस तरह से भारत के लिए, भारत के अंतरिक्ष उद्योग के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि फाल्कन 9 रॉकेट किस कंपनी से, किस देश से जुड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।